गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में तो पढ़ लिया, फूड क्रॉप्स पढ़ लिया, ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया, देन नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने सबकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब वो आपकी मेहनत है कि आप सब प्रॉपर्टीज़ को याद करिए। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब बदलाव। एग्रीकल्चर को ग्रो कराने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, बोथ टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली। टेक्नोलॉजिकली का मतलब क्या क्या न्यू टेक्निक्स आ रही है जिससे हम लोग एग्रीकल्चर को ग्रो कर सके, और इंस्टीट्यूशनली मतलब कि फार्मर्स को क्या न्यू नॉलेज दिया जा रहा है ताकि वो एग्रीकल्चर को और बेहतर तरीके से और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, आपको पता है पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे भी हेल्प करती है एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली हेल्प करती है। तो मैं आपको कुछ इन रिफॉर्म्स या कुछ इनिशिएटिव्स बताऊंगा जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो सके ज़्यादा। तो आज हम वही देखने वाले हैं क्या कि इनिशिएटिव्स टेकन by the government to ensure the increase in agriculture production। ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। ठीक है, तो इनिशिएटिव्स मतलब जो रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं वो दो टाइप के हैं, टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से रिफॉर्म्स बदलाव टेक्नोलॉजिकल है और कौन से रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे भारत में एग्रीकल्चर में दो चीज़ें एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने। पहली चीज़ है ग्रीन एंड सेकेंड इज़ वाइट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति। एग्रीकल्चर के सेक्टर में या फिर मिल्क के ग्रोथ के सेक्टर में हमारे भारत में ग्रीन और वाइट रिवॉल्यूशन आया जिसके कारण एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई। सबसे पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रायोरिटाइज्ड मतलब इम्पोर्टेंस दे रही है किस चीज़ को। तो ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, पहला शब्द ये है। दूसरा शब्द है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मैं तीनों का मतलब आपको समझाता हूँ। देन एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस दे रही है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या, आप देखिए हमारे इंडिया में जितने फार्मर्स हैं सबके अंडर में अगर आप देखोगे तो किसी के अंडर में 1 एकड़ खेती होती है, किसी के अंडर में 2 एकड़ खेती होती है, और सब आप लोग अपना अपना खेती कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को समझाती है कि आप लोग सेपरेट खेती मत करिए बल्कि आप लोग कलेक्टिव खेती करिए। अगर हम बात करेंगे फॉरेन्स की तो वहाँ आपने देखा होगा वहाँ की खेती बहुत बड़ी बड़ी होती है क्योंकि वो फार्म एक व्यक्ति का नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू अ वन पर्सन, बल्कि सारे फार्मर्स उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हैं और उस पूरे ज़मीन को एक बनाकर कोई एक क्रॉप लगाया जाता है। मतलब सब लोग मिलकर खेती करते हैं और जो भी उसमें इनपुट हो या फिर जो भी आउटपुट का बेनिफिट निकलता है वो लोग आपस में शेयर करते हैं। आपको पता है उससे क्या होगा, 5 लोग अगर मिलकर कोई काम करें तो उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है एज वेल एज
सबका साथ सबका विकास, वैसा कुछ कंसेप्ट हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप अकेले अकेले करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ना हो। तो गवर्नमेंट लोगों को नॉलेज दे रही है एज वेल एज लोगों को समझा रही है कि आप लोग कलेक्टिव खेती करिए। दूसरी बात, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। आपको पता है हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है, अगर एक फादर है उसके पास 10 एकर्स ऑफ लैंड है और उसके 5 सन्स हैं, समझ लीजिए, तो क्या होगा, हर सन को 2 एकड़ ज़मीन मिलेगी। मतलब क्या होता है, ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको पता है जैसे जैसे ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, चाहती है कि वो ज़मीन जो बढ़ चुके हैं उन्हें अगेन कंसोलिडेट किया जाए, एक साथ लाकर क्या किया जाए, खेती की जाए। ठीक है। थर्ड चीज़ आपको याद रखिएगा क्या है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम आपको पता है पहले ज़माने में क्या होता था, एक ज़मींदार हुआ करता था जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा खेती होती थी। वो क्या करता था, खेती काम करने का करता था और उसके अंडर बहुत सारे बेचारे गरीब मजदूर हुआ करते थे। तो उससे क्या होता था, वो मजदूर लोगों से ज़्यादा रेंट लेता था, ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, ज़्यादा ब्याज लेता था। ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़मींदारी सिस्टम बंद करा दी, ये ज़मींदार लोगों की दुकानें बंद करा दी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा कि बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। क्या लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स, कि हम ज़मीन को कैसे ग्रो करा सके। और ये जो लैंड रिफॉर्म, ये एक टॉपिक था जिसे कहाँ फोकस मिला, इन द फर्स्ट 5, दिस इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपको पता है हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है, हर साल 5 ईयर का प्लान बनाया जाता है। तो उस वक्त इंडिया में ज़्यादा फोकस किसको दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स को, एग्रीकल्चर को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा कि कुछ और बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है। मतलब कुछ मैं आपको बताता हूँ, बेनिफिट्स गिवन टू दी फार्मर्स। अब गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं देती है फार्मर्स को, तो अगर आपके फादर फार्मर हैं तो आप बिल्कुल उनसे राय कीजिएगा कि गवर्नमेंट उन्हें क्या सुविधा देती है। मैं कुछ आपको बताता हूँ। पहली सुविधा है MSP, इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एक लॉ बनाया गया, एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या है कि भले फार्मर, देखिए कोई भी क्या करता है, फार्मर खेती करता है, क्रॉप उगाता है और हमेशा क्रॉप्स का रेट फिक्स्ड नहीं होता, कभी रेट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि ज़्यादा होगा अगर कॉस्ट तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, पर कितना भी बेकार सिस्टम क्यों ना चल रहा हो, कितना ही बेकार इकोनॉमी क्यों ना चल रही हो, आपको आपकी फसल की एक मिनिमम प्राइस दी जाएगी। उसे ही हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब आपको आपके फसल की एक मिनिमम प्राइस मिलेगी। समझ रहे हैं, भले कोई भी रेट चल रहा हो, ज़्यादा या कम, ज़्यादा रहेगा तो आपको वो ज़्यादा वाला रेट मिलेगा, बट अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, वो रेट नहीं है, तो आपको मिनिमम प्राइस तो दिया जाएगा। सेकंड है, बहुत सारे क्या बना दिए गए हैं, ग्रामीण बैंक्स। ठीक है, मेरा टाइसन है, मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है वीडियो मत बनाओ भैया। तो ग्रामीण बैंक्स क्या है, तो बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करिएगा, ग्रामीण बैंक्स नियर मी। बहुत सारे हमारे लोकल में भी बैंक्स बना दिए हैं ताकि पैसा निकालना सुविधा हो, और अगर हमें पैसे की नीड हो तो हमें ज़्यादा समय ना लगे, हम लोग इजीली मनी को एक्सेस कर सकें। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने दी है किसानों को, दैट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, ये क्या है, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आप लोग लोन ले सकते हैं। मतलब किसानों को सुविधा दी गई है कि वो खेती के काम के लिए लोन ले सकते हैं। उस चीज़ के लिए उनको एक कार्ड दिया गया है, दैट इज़ किसान
क्रेडिट कार्ड। फोर्थ चीज़ है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। मतलब अगर फार्मर को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं बाय द गवर्नमेंट। फिर अगर आपने देखा होगा, न्यूज़ देखते हैं आप लोग, तो हमेशा न्यूज़ पर बहुत सारे वेदर बुलेटिन्स चलाए जाते हैं जिसमें क्या दिया जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। अगर आप एफएम सुनते होंगे तो उस पर भी क्या होता है, एफएम पे भी बताया जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है, बारिश ज़्यादा होगी कम होगी, टेम्परेचर क्या रहेगा। तो उससे क्या होता है, फार्मर्स को बहुत हेल्प होती है एग्रीकल्चर करने में। फिफ्थ पॉइंट, आपको एक सिक्स पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि बहुत सारे चैनल्स पे या फिर टीवी पे एक चैनल है दैट इज़ कृषि दर्शन। ये एक पर्टिकुलर चैनल है जो किसानों के लिए बनाया गया है। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे अच्छे फार्मर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आते हैं और अपनी राय देते हैं कि खेती कैसी करनी चाहिए, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में कैसी खेती की जाए। तो वो सारा नॉलेज देने का काम इन लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो गवर्नमेंट किसको दे रही है, टू दी फार्मर्स। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल कराई गई हैं या अच्छे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ न्यू ट्रैक्टर्स, अच्छे ट्रैक्टर्स, देन हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स। बहुत जगह जहाँ पर पानी का सोर्स नहीं है वहाँ पर ट्यूबवेल्स भी प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। मतलब मिनिमम प्राइस में फार्मर्स को ये सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं तो याद रखिएगा कि अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ अच्छे फर्टिलाइज़र्स, देन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें से देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ, देन फोर्थ में देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो क्या है, इंस्टीट्यूशनल हैं। तो इंस्टीट्यूशन मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब एक नॉलेज दे रहे हैं। तो जो मैं आपको पॉइंट्स स्टार बनाकर दे रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स क्या हैं, दिस आर द इंस्टीट्यूशनल। देन यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल, दिस इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल। एंड देन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलिए, या ये जो बेनिफिट्स सारे हैं ये सब क्या है, दिस आर द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा रिफॉर्म्स में, या कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखना है, दो वर्ड्स हैं, एक का नाम है गोधन और दूसरा का नाम है ग्रामधन। ये दोनों का मतलब क्या है। आपको पता है महात्मा गांधी ये सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे। तो जिस समय सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे तो उस वक्त उनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, ये व्यक्ति थे। तो जब महात्मा गांधी शहीद हो गए तो उसके बाद जो विनोबा भावे हैं, इनने देशभक्ति नहीं छोड़ी, बल्कि वो महात्मा गांधी के मैसेज को लोगों तक, पूरे देश तक फैला रहे थे, जिसके लिए उनने क्या किया, पद यात्रा। पद यात्रा का मतलब क्या, बाय फुट चल चल कर देश में, पूरे देश भर में घूमे और गांधी जी का मैसेज दे रहे थे। एक बात की बात है, जब वो एक गांव में थे जिसका नाम है पोचमपल्ली, ये कहाँ पर है, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब वो भाषण दे रहे थे
गांधी जी के बारे में बता रहे थे, उनके आइडियाज़ के बारे में बता रहे थे लोगों को, तो कुछ लैंडलेस विलेजेस, मतलब कुछ विलेजेस थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनने क्या किया, विनोबा भावे को बोला कि आप हमें कुछ ज़मीन दे दीजिए ताकि हम लोग उस पर खेती बाड़ी कर सकें, अपना पेट भर सकें। समझ रहे हैं आप लोग क्या हुआ? जब वो पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ लैंडलेस फार्मर्स उनके पास गए, विलेजेस थे वो, ठीक है, गए और उनसे कुछ डिमांड किया कि आप थोड़ी हमें ज़मीन दे दीजिए ताकि हम अपना पेट भर सकें। अब जो विनोबा भावे थे वो तो कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे ना, ही वॉज नॉट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और वी कैन से दैट ही वॉज नॉट अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ लैंड। बहुत ज़मीन नहीं थी उनके पास, ज़मीन वगैरह नहीं थी, तो उनने कुछ प्रॉमिस नहीं किया लोगों से, बट ये ज़रूर बोला ठीक है, मैं आप लोगों की जो डिमांड है वो गवर्नमेंट को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ हेल्प की जा सके, या फिर अगर कोई ज़मीन वगैरह कोई स्कीम हो तो आपको ज़मीनें दी जा सके, ठीक है। तब वहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम है श्री रामचंद्र बोस, सॉरी इट्स रेड्डी, ठीक है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। वो क्या थे, ही वॉज अ लैंड लॉर्ड, ये लैंड ओनर, इनके बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो इनने क्या किया, अपने 80 एकर्स ऑफ लैंड, मतलब उनने क्या किया, अपनी ज़मीन में से 80 एकड़ ज़मीन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, टू 80 लैंडलेस विलेजर्स। मतलब उनने क्या किया, जो 80 एकड़ ज़मीन उनके पास थी, उनने 80 बिना ज़मीन वाले लोग, गांव वाले लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, सबको एक एक एकड़ खेती ज़मीन दे दिया। और दिस एक्ट, ये जो चीज़ हुई, दिस एक्ट वॉज नोन, आपको याद रखना है ये टर्म प्लीज़, ठीक है, नोन एज बोधन। मतलब ये जो उनने एक्ट किया कि 80 बिना मतलब लैंडलेस विलेजर्स को जो एक एक एकड़ ज़मीन दे दिया ताकि वो बेचारे उस पर खेती कर सकें, कमा सके, पेट भर सके, अपने अपनी फैमिली को चला सके, उसी एक्ट को बोला जाता है बोधन, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो ये अपने व्यक्ति थे विनोबा भावे, वो क्या होने लगे, फिर दूर ट्रैवल करने लगे। उससे क्या हो गया, जो इनका आइडिया था, या जो हमारे व्यक्ति थे श्री रामचंद्र रेड्डी, ये जो आइडिया आ चुका था कि जो व्यक्ति जो कैपेबल हैं, जिनके पास बहुत ज़मीन है, दे कैन डोनेट सम पार्ट ऑफ देयर लैंड, जो नेशन को हेल्प करेगा, लोगों को हेल्प करेगा। तो ये जो एक आइडिया ग्रो हुआ, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि सम ज़मींदार, याद रखिएगा आप लोग, सम ज़मींदार्स, ठीक है, दिस इज ज़मींदार्स, जो क्या थे, ओनर ऑफ मेनी विलेजेस। बताइए, लोग इतने पैसे वाले थे कि वो एक विलेज के ओनर हुआ करते थे, बड़ी बात है ना। तो वो उन लोगों ने क्या किया, कुछ ज़मींदार जो बहुत पैसे वाले थे, उनके अंडर में बहुत सारे विलेजेस थे, तो उनने क्या किया, दे ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। मतलब क्या, वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्हें कुछ गांव दे दिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें उन गांव में रहने के लिए ज़मीन दे दी, ठीक है। और इसे ही बोला गया, क्या बोला गया, इट वॉज नोन एज ग्राम धन, ठीक है। तो ये दो वर्ड क्लियर हुए क्या थे, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्या हुआ, हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। मतलब हुआ क्या था कि कुछ लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया, लैंडलेस विलेजर्स को एक विलेज ही दे दिया, और कुछ लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया कि लोगों को अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दिया।
क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं हमारी ज़मीन ना ले ली जाए, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को, मतलब दिस बोधन, पूरा मूवमेंट का नाम क्या था? बोधन ग्रामदन मूवमेंट, जिसे किसने चलाया था? इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, इज ऑल्सो known as the bloodless revolution। याद रखेंगे आप लोग, क्यों? क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ और एक तरीके से बहुत सारे गरीब लैंडलेस विलेजर्स को हेल्प मिली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि व्हाट इज़ बोधन ग्रामदन मूवमेंट, ठीक है। कुछ नाम बड़े बड़े हैं, बट अगर ये आप लोग भूल भी जाएं मान लीजिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये 7 मिनट का पार्ट है कंप्लीट, 7-8 मिनट का, जिसमें आप लोग को क्लियरली समझ जाएगा द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।